हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हमने अभी तक जो है लगभग 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। इस यूनिट के अंदर दोस्तों हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया और उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको निकालने के लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट जो वेट है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, साथ के साथ जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना और चीजों को समझते हुए चलना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर कोई और भी है पढ़ने वाला लेक्चरर की तैयारी के लिए तो आप जरूर उसको बताएं, ठीक है। और धीरे धीरे से ही हम सिलेबस को जरूर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज हम, जैसे कि मैंने बात की थी कि आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो एजेंट है दे रखा है, उसके इक्विवेलेंट वेट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड इसमें देखिए, method based on the number of electrons gained by oxidizing agent or lost by a reducing agent। तो किसी ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, उसके बेसिस पर हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एक रिएक्शंस जो है वो दे रखी है आयनिक फॉर्म में, जैसे कि ये दे रखा है MnO4 नेगेटिव। तो ये KMnO4 को है तोड़ के इस तरीके से लिखा हुआ है, 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होके बनाया आपके Mn2 पॉजिटिव एंड 4H2। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो आपका ये एसिडिक मीडियम में हुई है इसलिए यहाँ पर H पॉजिटिव है दोस्तों। और टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये n बराबर यहाँ पे 5 हो गया। इस प्रकार सेकेंड वाले में देखिए, इस वाले में जो है रिडक्शन हुआ है लेकिन न्यूट्रल मीडियम में हुआ है और साथ के साथ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं वो 3 हैं। और इस रिएक्शन के अंदर आपका एल्कलाइन यानी कि जो बेसिक मीडियम है उसके अंदर रिडक्शन होने के ऊपर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं वो 1 है। और इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार से हमारे पास निकल के आ गया। अब हम इसके बेसिस पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। Equivalent weight of the KMnO4 is in acidic medium is molecular weight of KMnO4 बटे 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए गए। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 निकालना तो आपको आता ही होगा, है ना। ये कैसे निकालते हैं, इसमें टोटल जो आपका एटॉमिक मास है उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि K अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है और इसका वो कितना होता है, मास होता है आपका 39 होता है। और ऐसे ही आपका Mn25 होता है और इसका जो मास होता है वो आपका 55 55 पॉइंट समथिंग, यानी कि 56 मान लीजिए। और आपके ऑक्सीजन 16 × 4 = 64। तो अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 × 4 = 10 और 9 17, लगभग ये 107। एग्जैक्ट ये पॉइंट वाइज कुछ और भी है यहाँ पर, इसलिए ये 157 दशमलव कुछ हो रहा था, इसलिए इसको 158 मोटा मोटा मान लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर 158 हुआ टोटल और 158 अपॉन 5 जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन जो गेन किए गए, इसलिए ये 31.6 हुआ। न्यूट्रल मीडियम में आपके 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए थे इसलिए अपॉन 3 किया। और एल्कलाइन मीडियम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया गया था इसलिए अपॉन 1 किया। इस तरीके से 3 अलग अलग जो मीडियम्स हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स जो कितने गेन किए गए हैं टोटल ये हम निकाल सकते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है आयनिक फॉर्म में जिसमें कि आपका इस प्रकार से शो होता है, ये कैसे होगा, ये अभी हम बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन का जो नियम नियम पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे, ठीक है ना। आप बने रहिए लास्ट तक। So the equivalent weight of an oxidizing agent is obtained by dividing a molecular weight of the oxidizing agent by a number of electrons n which
ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इन इट्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कि जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसके दौरान क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन होंगे उससे हम मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा, सॉरी टोटल आपके मॉलिक्यूलर वेट से निकल के आएगा तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑब्टेन बाय गिविंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन विच वन इन मॉलिक्यूल ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट लॉसेस इन इट्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो उसके लिए ठीक उल्टा होगा, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी उसमें हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना। जैसे कि आप इसको देखिए, Na2SO Na2S2O2 नेगेटिव को हम कुछ आयनिक फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2S2O3 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन के बाद ये चेंज आएगा S4O6 2 नेगेटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से हुए, क्योंकि चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस किया गया है। तो ये आप इस तरीके से लिखें या इसको इस तरीके से लिखें, क्योंकि हम 2 से अगर इसको पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो गया और यहाँ पर E हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके लॉस हुए हैं दैट इज 1। तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 5S2 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय n के बराबर होगा। और इस टोटल का जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये 241 आएगा, 248 आएगा, सॉरी। कैसे आएगा, तो यहाँ पर अगेन कर लीजिए, सोडियम का कितना होता है, सोडियम हो गया 23 होता है ना, सोडियम एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है आपका 23। तो इसका जो मास है वो लगभग होता है 22 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन एग्जैक्ट हम 22 ही मान लेते हैं, ठीक है। और आपका सल्फर 16 तो 32 होता है इसका, तो 32 और 32 दूनी 64 है ना, क्योंकि ये 2 हैं यहाँ पर और ये भी 2 थे। और उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपके पास 16 और इंटू 3 ऑक्सीजन है आपके पास। उसके बाद प्लस इसमें आपके 5 H2O है, तो 5 H2O आपके पास 2 आपके हाइड्रोजन हो गए, तो 2 और प्लस एक ऑक्सीजन अगेन 16। तो ये टोटल जोड़ आपका जोड़ के 248 आ रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं और उसको आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉसेज इन द केस ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस हुए हैं उसको देखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए थे वो 1 है टोटल, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है रिएक्शन को, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला मेथड है मेथड बेस्ड ऑन डिक्रीज और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इफेक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, तो उससे किस प्रकार से निकाला जा सकता है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज obtained बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय द डिक्रीज इन द नंबर that all the atoms of effective element in oxidizing agent undergo। तो ये इसमें हम पूरे के एक ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसका कितने नंबर ऑफ जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डिक्रीज हुआ है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ये एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको आयनिक फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, 4 हाइड्रोजन आयन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन के बाद ये 2Cr3 पॉजिटिव और 7H2O में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमियम जो है वो 6 था, तो 2 क्रोमियम यहाँ पर टोटल 12 पे थे, और यहाँ पर क्रोमियम जो है +3 पर आ गया है ऑक्सीडेशन। तो इस टोटल का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंज हुआ है यानी कि टोटल कमी आई है वो 12 - 6 यानी कि +6। तो 6 जो है आपके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए इसमें हम इक्विवेलेंट जब वेट निकालते हैं तो उसमें हम वही करते हैं, ऊपर तो वही रहेगा,
जो K2Cr2O7 है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जो जितना डिक्रीज होगा उसको नीचे रखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आपका 294.21 है, और इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ है वो 6 है। समझ गए? जो हमने अभी निकाला, कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी दो दो क्रोमियम के लिए, और यहाँ पर 3 जो है +3 जो स्टेट थी 2 क्रोमियम के लिए, ठीक है ना? इसलिए ये 6 हो गया। 12 माइनस 6, 6 आपके कमी आ गई टोटल आपके ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ये दूसरा मेथड है निकालने का। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका I2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 I नेगेटिव में चेंज होता है। यहाँ पर I2 जो है वो 0 स्टेट पर है। आप देखते हैं कि जो इस प्रकार के मोनो एटॉमिक जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब में 0 ही होता है, और यहाँ से ये -1 पर गया है। तो इस तरीके से आपका रिड्यूस हुआ है दोस्तों, क्योंकि 0 से -1 पे जाना ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 जो है हम निकालेंगे तो वो होगा 253.80 अपॉन 2। ओके, तो ये 2 जो है ये कहाँ से आया ये देखना है। तो 2 कहाँ से आया? यहाँ पर अगर हम देखें I2, तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 मॉलिक्यूल है टोटल, और इसका 0 है, तो इसलिए 2 इंटू 0 हुआ। और यहाँ पर आते आते ये -1 पे है 2 आपका I मॉलिक्यूल है ना, I नेगेटिव, तो इसलिए 2 इंटू -1 किया। तो इस तरीके से ये तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस का +1 हो गया, तो इस तरीके से 2 इंटू 1 2 रह गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए हैं अंडर यहाँ पर टोटल, तो ये 2 हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूलर वेट 253/2 किया है। समझ गए? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर Na2S2O3 5H2O एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगेन हमने देखना है कि जो सल्फर है वो +2 से +2.5 में जाता है, ठीक है। आई होप आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जो प्रैक्टिस है वो इनफ कर ली होगी, ताकि आपको इस तरीके से रिएक्शन में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है वो ये जो सल्फर है उसकी आ रही है +2। कैसे निकालेंगे? इसको x मान लेंगे, उसके बाद ये टोटल जो 3 है उसका जो है -2, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है -2 करेंगे, x प्लस कितना होगा ये 3 इंटू -2, और यहाँ पर ये टोटल -2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से निकालेंगे तो ये कितना होगा x -6 और -2, और ये x इज इक्वल टू -2 प्लस के 6 चला गया, तो प्लस के 4 बचेगा, और सॉरी यहाँ पर 2 भी था, तो 2 भी लगा देंगे, तो ये इस प्रकार से x बराबर +2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है, और यहाँ पर ये आ रहा है 2.5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अगेन वही करना है आपके, कि जो 2 सल्फर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर +2 के हिसाब से वो कितना होगा, और 2.5 के हिसाब से कितना होगा। तो 2.5 के हिसाब से वो 2 इंटू 2.5, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 के हिसाब से 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1। इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में वो आपका 1 का हुआ। यहाँ पर क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जो है इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा है। अगर यहाँ पर एक ऊपर वाले में हम अगर देखें तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि डिक्रीज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में जो एटम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है। बाकी निकालने का तरीका वही है, इक्विवेलेंट वेट क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 करके उतना ही रिजल्ट आएगा जितना आना चाहिए। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेथड फॉर बैलेंसिंग अ गिवन अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस स्टेट में है, तो हम इसको किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, उसके लिए मेथड क्या होता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर इक्वेशन टू द आयनिक फॉर्म and then break this ionic equation into 2 half reactions, wise oxidation half and reduction half। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है,
जो आयनिक फॉर्म है उसमें लिखना है रिएक्शन को, टोटल को, और उसके बाद उसमें पहचान करनी है कि किसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ है। उसके बाद सेकंड, जब हमने इतना कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस बोथ द हाफ रिएक्शन। अब उन हाफ रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उन हाफ रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको छोड़कर जो अदर एलिमेंट दिख रहे होंगे, अदर एटम दिख रहे होंगे, उनको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद जब ये बैलेंस रहेगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन पाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए करेंगे टू शो द एसिडिक मीडियम रिएक्शन एड एच पॉजिटिव आयंस टू द एलएचएस ऑफ द हाफ रिएक्शन। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन आयन को ऐड कर लेंगे जितने की जरूरत होगी। समझ गए, जितने की मतलब कमी हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोजन की दिख रही होगी उतना एच पॉजिटिव आयन ऐड कर लेंगे। और ये किसमें होगा, एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम होगा तो यहाँ पर ओ एच नेगेटिव आयन्स को ऐड करेंगे। समझ गए, बेसिक मीडियम में ओ एच नेगेटिव आयन जो है उसको ऐड करेंगे और एसिडिक में एच पॉजिटिव को ऐड करेंगे। उसके बाद अब जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को करेंगे। उसके बाद अब ऑक्सीजन को किस प्रकार से करेंगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे जहां पर जितने एटम की डेफिशिएंट दिख रही होगी, यानी कि जितने की कमी ऑक्सीजन एटम के अंदर दिख रही हो। फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप होगा, इन द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द बेसिक or alkaline medium, H positive ions used in step 2 should be allowed to combine with the equal number of OH negative ion to produce same number of H2O molecules। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर बेसिक मीडियम में हो रही होगी तो H आपका आपको क्या करना है, उतने ही नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन से भी जो है वो ऐड करने पड़ेंगे ताकि सेम नंबर ऑफ H2O प्रोड्यूस हो जाए। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, बैलेंस द इलेक्ट्रिकल चार्ज बोथ साइड्स ऑफ द बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डेफिशिएंट्स। तो अब हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर ली, अब हम उसके जो चार्ज हैं उनको बैलेंस करेंगे। और इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वन और बोथ द हाफ रिएक्शंस बाय अ सुटेबल नंबर दैट बाय एडिंग द टू हाफ रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल आउट। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे उनको कैंसल आउट करना होगा, उसके लिए दोनों साइड जो है सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लास्ट फाइनल स्टेप में, now add the two balanced half reactions and cancel out the terms which are common to both sides। तो दोनों साइड के लिए जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसल आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा समझ लिया है थ्योरी को। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखिए कुछ एक रिएक्शन दे रखी है, FeCl3 SnCl2 FeCl2 SnCl4। तो पहला स्टेप तो वही है कि हम इसको क्या करेंगे, एक आयनिक फॉर्म में तोड़कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, Fe3 पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe2 पॉजिटिव एंड Sn4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी जब हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, है ना। इस तरीके से तोड़ेंगे। अब इसके अंदर हम पहचान करेंगे रिडक्शन हाफ और आपके ऑक्सीडेशन हाफ की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 से जो है 2 में जा रहा है तो कमी हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो रिडक्शन हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर इंक्रीज होता है तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कहलाएगी। तो इन दोनों रिएक्शंस को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे स्टेप 3 में, Sn2 और ये चेंज हुआ Sn4 में। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एटम है उनको बैलेंस करना होता है, लेकिन ऑलरेडी ये जो है Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, Sn2 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस तरीके से ये दोनों अपने आप में बैलेंस, लेकिन बैलेंस क्या नहीं है, यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये भी 2 पॉजिटिव बन जाए। तो इस तरीके से 4 में से 2 जाएंगे जब, तो ये 2 पॉजिटिव यहाँ पर टोटल इस साइड भी बन जाएगा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। इसी प्रकार से Fe3 पॉजिटिव है, इसमें हमने यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकंड जो थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप के अंदर इनको बैलेंस कर दिया चार्ज को। अब हम फाइनल स्टेप में आएंगे तो हम इन दोनों को लिख देंगे। ये दोनों रिएक्शन हमने लिख दी, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम किस प्रकार से यहाँ पर 2 बना सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2Fe, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2E इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर 2Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से अब ये जब हम इनको लिखेंगे तो दोनों साइड दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल रिएक्शन को हम लिख देंगे। तो टोटल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आएगी, SN2 पॉजिटिव ये रहा, उसके बाद 2Fe3 पॉजिटिव ये रहा आपका, फिर SN4 पॉजिटिव आपका ये रहा, एंड 2Fe2 पॉजिटिव ये रहा। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल बैलेंस रिएक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ कन्वर्ट द आयनिक रिएक्शन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो अगेन वो जो हमने आयनिक फॉर्म में तोड़ा था उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देंगे, जैसे SnCl2 2FeCl3 SnCl4 एंड 2FeCl4। तो टोटल रिएक्शन ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम ऑक्सीजन वगैरह भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, MnO4 नेगेटिव, ये एक्चुअली में KMnO4 है जिसको तोड़ के इस प्रकार से लिखा गया है, और C2O4 2 नेगेटिव चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो एसिडिक मीडियम में है सबसे पहले पहचान वही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो C2O4 2 नेगेटिव है वहां पर कार्बन 3 पॉजिटिव में है जब हम कैलकुलेट करेंगे, और CO2 में ये 4 पॉजिटिव में चला जाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेकंड, इसमें आपका 7 से आपका 2 में डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये दोनों की पहचान हमने कर ली है। अब हमने देखना है कि इन दोनों को हम किस प्रकार से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपका कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये सारे ऑलरेडी बैलेंस है। चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं है क्योंकि 2 नेगेटिव है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 2 नेगेटिव लगा दिया। तो ये तो हो गया कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन देखिए, बैलेंस्ड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इसमें देखिए MnO4 नेगेटिव है और यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव है। Mn दोनों ही बैलेंस है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एटम है सबसे पहले उसी को देखना होता है, तो मैं Mn दो बैलेंस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देखिए, 4 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 ऑक्सीजन हमें ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जैसे रूल के हिसाब से जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अब जब हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो जाएंगे। तो नाउ अब क्या करेंगे, अनबैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस साइड को हमने H8H पॉजिटिव को जो है वो ऐड करा दिया है, इधर जो है वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमारे पास ये निकल के आ गया। अब इसका चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टोटल कितना आ रहा, 8 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो टोटल आपका 7 पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। तो इसको 2 पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देंगे, तो इस तरीके से ये भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ भी 2 पॉजिटिव, टोटल जो है 2 पॉजिटिव है। इस प्रकार से आपका ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है क्योंकि आपने इसमें जो चार्ज है उसको भी क्या करा है, बैलेंस करा दिया है। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहली हाफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से थी, C2O4 2 नेगेटिव 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड MnO4 नेगेटिव 8 हाइड्रोजन H पॉजिटिव सॉरी एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स MnO2 पॉजिटिव एंड 2H2O। तो यहाँ पर अगेन हम अब इस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हम बराबर करेंगे, इनको बराबर करने के लिए नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले को नीचे से कर दें। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ऊपर की रिएक्शन को, तो ये 5 H2O हो जाएगा यहाँ पर, ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 10 हो जाएगा। अगेन जब इसको 2 से करेंगे तो ये 2 MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 16 H पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2 Mn2 पॉजिटिव एंड 4 H2O। तो इस तरीके से 10 से आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाएंगे और जो बचेगी रिएक्शन उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 MnO4 नेगेटिव 16 H पॉजिटिव 5 H2O C2O4 2 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव 10 CO2 एंड 8 H2O। तो इस प्रकार से हमने जो फाइनल रिएक्शन यहाँ पर लिख दी है
किसको काटना है जरूरी होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको काटना जरूरी होता है, उसके लिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये आपका जो निकल के आई है ये एक बैलेंस रिएक्शन है। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर हमने रिएक्शंस के अंदर H पॉजिटिव लिखे हुए थे या H2O अलग से आए थे, वो कहाँ से आए थे। ओके, नेक्स्ट देखें अब हम ऑक्सीडेशन नंबर, इनका प्रैक्टिस करना दोस्तों आप भी इस मेथड से रिएक्शंस को बैलेंस करने की, रेडॉक्स रिएक्शन को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, नंबर मेथड से किस प्रकार निकाला जा सकता है। बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो एक रिएक्शन अगेन वही वाली दे रखी है, MnO4 नेगेटिव C2O2 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगेन हमने बात की थी, ये 7 से 2 में जा रहा है तो रिडक्शन होगा, और ये 3 से 4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। दोनों की पहचान हो चुकी है। आपका MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका जो है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन C2O4 नेगेटिव ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उस वो तो रिमेन सेम है, आप देख लीजिए रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। यहाँ पर भी टोटल इतने ही जितने थे उतने ही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो कार्बन का हमने बात की कि 3 से वो बढ़ के 4 हो गया, तो टोटल इंक्रीज 4 - 3 1 हो गया। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो एटम है उसकी कितनी जो है वो दिख रही होगी आपको, यहाँ पर दो कार्बन एटम हैं, तो एक एक की जो है वो यहाँ पर जो टोटल इंक्रीज है दोस्तों, 3 है यहाँ पर +3, और यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर टोटल 1 का इंक्रीज है ना। 4 - 3 करेंगे तो टोटल 1 का इंक्रीज है, और चूंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो 2 × 1 यानी 2 + 2, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में और कार्बन एटम में इंक्रीज हुआ है +2 का। अगर हम डिक्रीज देखें इन ऑक्सीडेशन नंबर में Mn एटम की, तो 7 जो है 7 से 2 में गया है, टोटल डिक्रीज हुआ है कितने, +5 का। तो इस प्रकार से टोटल हमने निकाल दिए सारे एटम्स का, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक अ टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 नेगेटिव बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट C2O4 नेगेटिव शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5। तो भाई जितने का इंक्रीज हुआ है कार्बन का +2 का, और जितने का डिक्रीज हुआ है Mn में, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि ऊपर वाले को जो है नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, Mn2 नेगेटिव वाला जो टर्म है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और C2O4 नेगेटिव वाले को 5 से कर देंगे। कुल मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों की वो बैलेंस करेंगे, है ना। अब ये बैलेंस करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो रिएक्शन शुड भी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया C2O4 नेगेटिव, यहाँ पर 5 से करेंगे, दो दो यहाँ पर था तो इसलिए 5 दूनी 10 यहाँ पर CO2 हो गया। ओके, कुल मिला के हमने जितने की कमी आई थी और जितने की बढ़ोतरी हुई थी उनको आपस में बैलेंस कर लिया है। अब अगेन वही करेंगे, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल इस साइड को ऑक्सीजन कितने थे टोटल, तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, और ये हो गए आपके कितने हो गए, 5 चौको 20, 28 यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन हो रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो कितने हो रहे हैं, 10 दूनी 20, तो 20 यहाँ पर हो रहे हैं। इसका मतलब 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो 8 ऑक्सीजन की कमी है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 H2O ऐड किया है। इसी इसी प्रकार से अगर हम जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो अब हाइड्रोजन को अनबैलेंस करेंगे तो टोटल यहाँ पर 16 जो है हाइड्रोजन हो रहे हैं H पॉजिटिव, इधर कोई भी नहीं है तो इसलिए इस साइड को 16 H पॉजिटिव ऐड करेंगे। इस प्रकार से ये टोटल हमारे पास बैलेंस रिएक्शन निकल के आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने दूसरे मेथड से किया था तो वहां पर भी सेम सेम यही आ रहा था लास्ट में, और इस मेथड से भी यही आ रहा है। इसमें बस अंतर इतना हुआ कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है, बाकी चेंज कुछ नहीं, बाकी वही है सारा। नेक्स्ट देखिए,
तो ये हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस को देख लिया है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस एग्जाम में कई चीज़ों में काम आ जाता है, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ही करेगा ही जब आप कहीं पर टीचिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट कंटेनर्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि दो सेपरेट चैम्बर्स होंगे और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस है वो टेक्स प्लेस होंगी और इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है कि गैल्वेनिक सेल क्या चीज हुई। तो गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है, ओके। और इसी को हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वर्किंग की बात करें, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार से काम करता है। Let us explain the working of a galvanic cell by taking the example of a Daniell cell. तो Daniell cell को ही हम देख लेते हैं। This cell consists of two beakers, one of which contains 1 m solution of ZnSO4 and other beaker is contain 1 m solution of copper sulfate. तो दोनों ही बीकर लेने हैं आपने, और एक में आपका कॉपर जिंक सल्फेट का और दूसरे में कॉपर सल्फेट के 1 मोल का सॉल्यूशन भर देना है। उसके बाद अ जिंक रॉड is dipped into a zinc sulfate solution, and while a copper rod is dipped into copper sulfate solution, these metallic rods are called electrodes. तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स की रॉड को उनके अंदर डिप कर देना है, और उन दोनों रॉड्स को हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं। उसके बाद द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दीज सॉल्यूशन आर कॉल्ड कनेक्टेड बाय द यू ट्यूब। तो एक यू आकार की जो ट्यूब है इन दोनों से इन दोनों को कनेक्ट करेगी, और वो यूट्यूब जो है वो कहलाती है साल्ट ब्रिज। अब इसका क्या रोल होता है ये अभी हम देखेंगे। इसमें बेसिकली कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग अ की इन द सर्किट, यानी टोटल आप ऊपर से एक्सटर्नल सर्किट जो है वो ऐड करेंगे। द निडल ऑफ द एमीटर शोज द डिफ्लेक्शन विच शोज द इलेक्ट्रिक करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। तो बेसिकली सर्किट को लगाते ही बिजली पास यानी कि बिजली चलने लगती है एक्सटर्नल सर्किट में। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस हो रही है इसका पता कैसे चलेगा? तो वहां पर एक एमीटर जो है वो लगा रहता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है उसकी सुई के अंदर, तो उससे हम क्लियरली देख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर हम बात करें एनोड के ऊपर, तो एनोड पे हाफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड जिस पर कि आपके Zn वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें कि Zn2 पॉजिटिव और में चेंज होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और उसी पर रिएक्शन जो हो रही है वो ऑक्सीडेशन की हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 पर है और 0 से +2 में जा रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन हो गई। इसी प्रकार से सेकंड वाला जो कैथोड पर है, जो होगा कैथोड जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला। और इसमें बेसिकली कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयंस हैं जो कि आपके सॉल्यूशन में है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे जो कि यहां से आएंगे और कॉपर सॉलिड के अंदर वो चेंज होगा, ठीक है। तो टोटल आपका सेल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। Zn, फिर आपका कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर सॉलिड, ये पूरी सेल रिएक्शन होगी, ठीक है। फिगर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये एक दो आपके दो बीकर लिए गए हैं जिसके अंदर आपका एक एक मोल सॉल्यूशन भरा गया है जिंक सल्फेट का, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का। अगेन इन दोनों को सेम उसी के जिंक की रॉड में, और यहाँ पर इसको कैथोड जो बना हुआ है ये कॉपर जो रॉड है उसको डिप किया है। इसका जो दोनों का जो सर्किट है एक्सटर्नल वो आपके कनेक्ट हो गया है एक सर्किट से, कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये एक पूरा सर्किट से कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो है एक एमीटर लगा हुआ है, और जब यहाँ पर Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, है ना, Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इस प्रकार से ये जो मेटल है
इस ये कम होता जाएगा, है ना। इसका वेट जो है उसको डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसका डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर जो आपके आयंस निकले हैं ये वाले, ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ को फ्लो होगा और फाइनली यहाँ पर कैथोड पर आ जाएंगे। तो कैथोड आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ये एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। फाइनली यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में आप जानते हैं कॉपर जो सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर आपके Cu2 पॉजिटिव जो है आयंस पर्याप्त मात्रा में होंगे, वो इसको तैयार होंगे लेने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से आएंगे। इस प्रकार से जब ये आएगा तो ये कॉपर सॉलिड में चेंज होगा, है ना, कॉपर सॉलिड। और ये कॉपर सॉलिड यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होता जाएगा इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड जो है वो भारी होता चला जाएगा, ओके, और इसमें कमी आती चली जाएगी। और यहाँ पर ये पूरा सर्किट जो है आपके इस तरीके से जुड़ा होगा, और जिस साइड को आपके ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट उसके अपोजिट साइड को होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट है वो तो आपके एनोड से कैथोड की तरफ है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, और जो करंट है फ्लो वो कैथोड से एनोड की तरफ है, क्योंकि ये हमेशा उल्टा होता है, दूसरी साइड को होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमने देखना है इसमें कि ये जो साल्ट ब्रिज है इसका क्या रोल है, ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पर। ये जब एक्सटर्नल सर्किट से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इसका क्या रोल है, देखते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल्स एंड कॉपर रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपको बता चुका हूं कि जो जिंक वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, और कॉपर वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो साल्ट ब्रिज है उसका क्या रोल है। द साल्ट ब्रिज इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl is used in Daniell cell. Then Cl negative ions given by KCl reach the Zn electrodes and react with Zn2 positive ions. Thus neutralize the extra positive charge accumulated around the zinc rod due to the presence of Zn2 positive ions. Similarly, K positive ions furnished by KCl reach copper electrodes cathode and neutralize the negative charge creating due to the presence of SO4 2 negative ions, hence make the worth is smooth। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो ये साल्ट ब्रिज है ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जब Zn जो टू पॉजिटिव है जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा। अब जब ये जमा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बाधित कर देगा जाने के लिए एक्सटर्नल सर्किट में। अगर यहाँ पर KCl लगा हुआ है तो KCl जो है वो टूटेगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, और इस K पॉजिटिव जो आयन है वो यहाँ पर कुछ आकर इसके जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो कम हो जाएंगे। उसी प्रकार से Cl नेगेटिव आयन्स यहाँ पर जाएंगे तो जो ये SO4 सॉरी जो आपका जो कॉपर के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा हो गए वो इससे बैलेंस हो जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा सर्किट जो है वो स्मूथ बना रहेगा। अगर हम इसको ना लगाएं साल्ट ब्रिज को तो यहाँ पर क्या होगा, एक कुछ टाइम बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये रुक जाएगा, यानी करंट फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके। तो यही जो है साल्ट ब्रिज का रोल है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ लेना आप। तो इस प्रकार से ये टोटल जो रिएक्शन है उसके अंदर ये फ्लो ऑफ करंट है वो इस प्रकार से चलता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ करंट कुछ इस प्रकार से चलता है। और इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से सिंबल से लिखते हैं, Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव 1m सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर ये डबल सिंबल लगाते हैं, उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन चेंज इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, और कोई भी सेल रिएक्शन होगी आगे से उसी को इसी प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि पोटेंशियल किस प्रकार से जो है हमारे पास ये सेल यूज होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वेरी इंपॉर्टेंट, ई इलेक्ट्रोड या सिंपली ई भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन हाफ सेल टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने किसी इलेक्ट्रोड ने गेन किए हैं
हाफ सेल के अंदर और कितने लॉस किए हैं, और उसके बेसिस पर उसकी जो सॉल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोड है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वोल्ट, तो इसको वोल्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। ओरिजन कैसे होता है देख लेते हैं। ओरिजन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि आपका एक Zn मेटल है, जिंक मेटल प्लेट, उसको प्लेस किया गया है सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn2 पॉजिटिव आयन। तो ZnO4 के जो सॉल्यूशन है उसमें इसको डिप किया गया है। तो यहाँ पर ये Zn मेटल है और ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो बेसिकली यहाँ पर Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा। जो नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट है वो कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसके चारों तरफ जो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स है, Zn एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसको वो कह रहे हैं कि आर ऑक्सीडाइज टू द Zn2 पॉजिटिव आयन। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। इलेक्ट्रॉन दस जनरेटेड गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द जिंक प्लेट, हेंस मेक अ प्लेट नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली इस प्लेट को इसने नेगेटिवली चार्ज बनाया और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड अ सरफेस ऑन अ metal plate, a layer of Zn2 positive ion is formed around the surface of the negative charge zinc plate. In this way, the electrical layer is generated between metal plates and solution containing Zn2 positive ion. तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि इससे लगातार Zn2 पॉजिटिव में अंदर चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस प्लेट के चारों तरफ ये Zn2 पॉजिटिव जो आयंस हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सॉल्यूशन के अंदर और इस प्लेट के बीच में यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक लेयर डेवलप हो जाती है। यानी इसके कारण से इन दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो बेसिकली यही डिफरेंस जो है आपका तो इलेक्ट्रिकल जो लेयर का जो डेवलप हुई है वो वो क्या करती है, एक डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन मेटल्स एंड Zn2 पॉजिटिव आयन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में अंदर है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर होता है और इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेल को Zn सॉलिड चेंज टू Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये आप समझ गए हैं कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको E0 से दिखाते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, एक मिनट दोस्तों। जो मानक मतलब मानक क्या कह सकते हैं उनको, मानक स्थितियां कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस, जिसके अंदर बेसिकली आपका टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm यानी कि 1 एटमोस्फियरिक होता है, और जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोल यानी 1 m के बराबर हो। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इस टाइम इन सारे स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, तो पहला है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई ऑक्स ELECT ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड जो होगा उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यहां पर देख सकते हैं आप Zn2 पॉजिटिव, तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और यहाँ इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो E0 Zn हाफ Zn2 पॉजिटिव, जो कि प्लस के 0.76 वोल्ट के बराबर होती है। ये कहां से आया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड, EL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज फॉर द रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द
इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली जो रिडक्शन होगा आपके सेकंड वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक करके इस प्रकार से, और कॉपर सॉलिड के अंदर चेंज हुआ। तो प्लस के 0.34 वोल्ट जो है आपका ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, when we combine these half reactions to form the voltaic cell, overall cell potential for the reaction must be the sum of the potential for the oxidation and reduction half reaction। तो टोटल E0 जो सेल है वो E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन होता है, और इसको दूसरे टर्म्स में लिखा जाता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, या इसको नॉर्मली जो सूत्र यूज में आता है वो है आपका E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन यानी कि कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये यही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कि सबसे पहले हम रिडक्शन का पोटेंशियल देखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एनोड का जितना पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और इस पे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इससे हमारे पास टोटल E0 ऑफ द सेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, it is not possible to determine the absolute value of the oxidation and reduction electrode potential because oxidation and reduction reactions do not occurs in isolation। तो अकेले हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का तो हम जो आपका पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a reference electrode has been arbitrarily chosen and its standard electrode potential has been defined as a exactly 0 0। this is reference electrode is called standard hydrogen electrode। तो यहां पर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लिया जाता है जो कि होगा आपका हाइड्रोजन का, जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। तो जब भी हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो जो दो हम इसके अंदर लगाएंगे सेल, उसमें एक तो उसका निकालेंगे जिसका निकालना है, और दूसरा जो है हाइड्रोजन का। आप कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है, तो उससे हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इस रिएक्शन को देखिए एग्जांपल को, तब आपको समझ में आएगा। डिटर्मिनेशन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक Zn2 पॉजिटिव 1m इलेक्ट्रोड्स। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, Zn चेंज टू Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसका होता है माइनस के 0.76 आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, यानी कि एनोड पर ये रिएक्शन होती है। और यहां पर दूसरी साइड को हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा रखा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है H पॉजिटिव चेंज इनटू H2 गैस 1 ATM के ऊपर। ये कैथोड है, यहाँ पर रिडक्शन होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। और ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, 2H पॉजिटिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H2 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इसका तो 0 होगा, तो टोटल जो रिएक्शन कहलाएगी वो E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। और यहां पर E0 जो सेल है दोस्तों वो 0 प्लस के 0.76 होता है। E0 कैथोड हमारे पास 0 है क्योंकि वो हाइड्रोजन है, और E0 Zn2 पॉजिटिव और Zn जो है हमने निकालना है। तो इसको निकाल लेंगे जब हम, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसलिए ये माइनस के 0.76 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने अलग अलग एक पूरी रेफरेंस टेबल बनाएंगे, जिसको आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, उसको हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर सॉलिड चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1m इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर देखिए आपका H2 जो है वो चेंज इनटू, जब हम अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये H2 यानी कि जो हाइड्रोजन वाला उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना के रखेंगे, ऑक्सीडेशन इसके अंदर होगा। H2 जो है वो गैस चेंज होगी 2H पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बना दिया। इसका होता है प्लस के 0.34 वोल्ट के बराबर। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये हमारा कहाँ से देखा जाता है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये प्लस के 3.4 हो गया, तो कैलकुलेट करने पर ये क्या हो जाएगा, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दैट इज प्लस के 0.34 इज इक्वल टू कैथोड जो है वो निकालना है, और एनोड हमारे पास 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए इसको इस बार इसको एनोड बनाया गया। इस तरीके से कॉपर का हमारे पास निकल के आ गया है प्लस के
0.34 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये निकाला जाता है, और इसके बेसिस पर ये पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की गई है, जिसमें कि सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे बैलेंस करके उनको लिखा गया। तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और बेसिकली उसके एप्लीकेशंस भी हैं। तो इसलिए वो थोड़ा एक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। और एक और वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा मैं, जिसमें कि सेपरेटली हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है और उसके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।